भारतीय ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप लोगों को पिछले वीडियो में 1 तक पूरी सवालें हल करवा चुके थे, तो आज 1 आप शुरू करेंगे जिसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं बहुविकल्पी टाइप के। तो बहुविकल्पी जो है पीछे आप पढ़े हैं उसी टाइप के प्रश्न हैं, सब हल कर सकते हैं आसानी से। तो हम इसमें हेल्प कर दे रहे हैं आप लोगों की, जिससे कोई समस्या ना हो, एकदम दिमाग में बैठ जाए, कोई कन्फ्यूजन न रह जाए। पहला सवाल है, धन पूर्णांक 6a + 5 से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक होगा। मतलब इससे ठीक पहले, जैसे 6 के पहले क्या होता है 5 होता है और 9 के पहले क्या होता है 8 होता है। तो वही है, इसमें आपको इसके पीछे वाला एक अंक बताना है। तो कैसे होगा, इसमें से हम एक घटा देंगे, बस हो जाएगा। तो घटाएंगे तो क्या होगा, तो 6a + 5 - 1, तो 6a + 5 में से एक घटेगा 4, यही होगा आपका आंसर। तो 6a + 4 कहीं है यहाँ, तो है 6a + 4 और ये सब गलत है। तो आपका विकल्प कौन सही है, दूसरा 6a + 4। समझ में आ गया। अपरिमेय संख्या है, तो इसमें से अपरिमेय संख्या छांटना है, कौन होगा, ध्यान लगाइए। 22/7 पाई 0.69 5/16। तो अपरिमेय आपको ये टिक लगाना होगा, पाई एक अपरिमेय संख्या है। तीसरा संख्या 4 कड़ी में 3 है, पूर्णांक परिमेय अपरिमेय इनमें से कोई नहीं। तो 4 कड़ी में 3 क्या है, ये अपरिमेय है, क्योंकि कड़ी में 3 इसका शुद्ध मान नहीं निकाल पाएंगे, तो ये परिमेय हो जाएगा। चौथा, निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या होगी, तो इसमें कौन परिमेय है, कड़ी में 5 ये परिमेय है, कड़ी में 1 ये परिमेय है। और ये देख लीजिए 9 के 9 4 13/9, 13 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो अपरिमेय है। करड़ी में 2.5 इसका भी नहीं निकाल पाएंगे, तो ये भी अपरिमेय है। तो इसका विकल्प पता लग गया, देख रहे हैं ना, एकदम सरल है। देखिए आगे है 25वां सवाल, निम्नलिखित परिमेय संख्या है, तो निम्नलिखित में कौन परिमेय है छांटना है। तो 2.732416 है, इसका मतलब ये आगे आ जाएगा, तो ये निश्चित नहीं है कितना आगे जाएगा, तो ये परिमेय नहीं है। कड़ी 7 ये भी परिमेय नहीं है। 2.737373 देख रहे हैं रिपीटिंग है, तो यही परिमेय होगा, और ये तो अपरिमेय है, अभी पीछे हम बताए थे, तो ये सत्य है। तीसरा, छठवां है, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। प्रत्येक सम पूर्णांक 2m टाइप का होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए, 2m टाइप का, क्योंकि कोई भी आप m का मान कुछ भी लेते हैं, अगर उसमें 2 का गुणा करेंगे तो सम हो जाएगी। इसे हम 5 लेते हैं, m का मान 5 5 दूनी 10 सम हो गया। m का मान हम 1 लेते हैं, 2 1 के 2 हो जाएगा। m का मान 8 लेते हैं तो 8 दूनी 16 16 सम है। तो ये 2m टाइप का अगर है तो वह सम ही होगी। m का मान हम कुछ भी लेंगे। उसके बाद, किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। तो सम पूर्णांक 2m का होता है और विषम पूर्णांक 2q + 1 टाइप का होना चाहिए। तो इसमें ये वाला सही है, 2q + 1 टाइप का होना चाहिए विषम पूर्णांक। इसके बाद 8वां है, संख्या n² - 1 8 से विभाज्य होती है यदि n 1 है। पूर्णांक, प्राकृत संख्या, विषम संख्या, सम संख्या, विषम संख्या होना चाहिए। अगर 8 है और n का मान विषम है तो ये जो है 8 से विभाज्य होगा, ठीक है। देखिए 9वीं सवाल, यदि 65 और 117 के HCF को 65m - 117 के रूप में व्यक्त करें तो m का मान है 4 2 1 3, क्या होगा ये आपको चेक करना है। तो इस टाइप के सवाल आप लोगों को हम पिछले अभ्यास 1B में बताए थे, उसमें 8वीं सवाल इसी टाइप की थी। प्रश्नावली 1B की 8वीं सवाल एकदम इसी टाइप की थी, हम उसको बता चुके हैं। तो देख लीजिए इसको भी कैसे होगा हल। तो 65 है 117 का HCF पहले निकाल करके इसके बराबर कर देंगे तो अपने आप सिद्ध हो जाएगा कि m का मान क्या है। तो पहले इसका और इसका HCF निकालेंगे। तो HCF निकालने के लिए भागविधि का प्रयोग करिए या गुणनखंड विधि का, तो गुणनखंड विधि से ठीक रहेगा। तो पहले 65 का गुणनखंड कर लीजिए, 65 का हो जाएगा 13 × 5 = 65, तो 5 × 13, और 117 का होता है गुणनखंड 13 × 9 = 117, तो 9 का गुणनखंड 3 × 3 और 13। तो इसका HCF
HCF मतलब क्या होता है? मास, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देख रहे हैं इसमें दोनों में 13 है तो इसका HCF 13 हो गया। तो जो दोनों में उभयनिष्ठ होगा वही HCF होता है। तो 13 उभयनिष्ठ है, इसका HCF 13 हो गया। तो अब 13 बराबर होगा इसके ना, तो इसलिए 65m माइनस 117 बराबर 13। तो अब इसको हल करेंगे। 65m बराबर 13 प्लस 117, 117 उधर जाएगा तो प्लस होगा। 65m बराबर, इसको जोड़ेंगे तो जोड़ लीजिए, 7 3 10, 1 1 2, 1 3 और 1 1। तो 65m बराबर 130 है, तब क्या होगा? तो m बराबर 130 बटे 65, क्योंकि 65 में इसमें गुणा है तो उधर जाएगा तो भाग होगा। ये सब क्रिया आप लोग जानते होंगे। 65 के 65 दूनी 130, तो m बराबर कितना आया? 2। तो 2 इसमें है कोई ऑप्शन? यहाँ है ये दूसरा। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए। इसलिए विकल्प 2 सही है, ये इसका आंसर होगा। देख रहे हैं ना, एकदम सिंपल सवाल है, लगा सकते हैं आसानी से। 10वीं सवाल है, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो तो वह कौन सी संख्या है? इसमें तो वह बड़ी से बड़ी संख्या ऐसी ज्ञात करना है जिसका इसमें भाग देंगे तो क्रमशः 5 और 8 शेष आना चाहिए। इसका मतलब इसका HCF निकालना होगा, मासा निकालना होगा। लेकिन ये जो शेष फल बच रहा है इन दोनों में से घटा करके निकालेंगे, तब तो पता लगेगा ना कौन संख्या है। तो इसका HCF निकालना होगा। हल तो पहले 70 में 5 घटना चाहिए, 70 5 घटेगा 65, और 125 में 8 बचना चाहिए। तो 125 में से 8 घटा देंगे तो बचा कितना? 117। अब 65 और 117 का HCF अभीष्ट उत्तर होगा। अभीष्ट संख्या होगी, लिखिए, ठीक रहेगा। तो अभीष्ट संख्या होगी। तो 65 117 का HCF निकालने के लिए इसका खंड कर लेंगे। 65 को लिखेंगे 5 गुणे 13, और 117 का खंड होगा 13 9 117, तो 117 बराबर 9 का खंड हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 13। तो मासा HCF बराबर कितना हुआ? 13। तो इसका 13 उत्तर होगा। 13 कौन है? पहला विकल्प है ये। इसलिए विकल्प 1 सही है। समझ में आया? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? कमेंट में ज़रूर लिखिएगा अगर कुछ समझ में आया हो। पिछले अभ्यास में या इसमें अगर कोई समस्या हो तो आप लोग ज़रूर लिखिएगा, उसका समाधान खोजा जाएगा। 11वां सवाल देखिए, यदि दो धनात्मक पूर्णांकों a और b को a बराबर x घाते 3 y घाते 2 और b बराबर x y घाते 3 के रूप में व्यक्त करें, जहां x और y अभाज्य संख्याएं हैं, तो HCF AB है। मतलब AB का HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए आपको इसमें छोटी घात देखना होगा। चलिए, इसका उदाहरण हम बताए थे आपको, इस टाइप का प्रश्न हल करवा चुके हैं। तो देखिए इसमें कैसे होगा। तो a बराबर x घाते 3 y घाते 2 और b बराबर x y घाते 3, तो HCF AB बराबर x घाते 3 का और x घाते 1 का। तो इसमें छोटा कौन है? x, और y घाते 2 y घाते 3 में y घाते 2 छोटा है। तो जो दोनों में छोटा रहता है वही घात लिया जाता है HCF में।
और एलसीएम में बड़ी घात ली जाती है। एकदम सिंपल सी चीज है, इसको हम समझा चुके हैं पीछे। तो देख रहे हैं कौन विकल्प सही है, इसका दूसरा विकल्प सही है, इसलिए दूसरा विकल्प सही है। तो दूसरा विकल्प इसका सही है। अब मान लीजिए एक प्रश्न हम आपको पूरे प्रश्नावली में नहीं कवर कर पाए हैं, उसको अभी ध्यान आया हम बता दें। जैसे आपको दिया जाए कोई संख्या x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड घाते 3 और यहाँ आपको दे दिया जाए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसका का HCF क्या होगा बताइए। दोनों में कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं है, तब तो अगर कोई उभयनिष्ठ संख्या नहीं है तो उसका HCF 1 होता है, ध्यान दीजिएगा। तो HCF बराबर 1, क्यों? क्योंकि एक तो सबका गुणनखंड होता है। तो इस टाइप का प्रश्न अगर आ जाए तो ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं अंक में भी आ जाता है, अंक में दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड रहेगा ही नहीं। अभी जो पीछे हम सवाल बताए थे 13 आया था, तो 13 तो मेल खा रहा था। अगर कोई ऐसी प्रश्न मिल जाए आपको कि उसमें कोई भी संख्या मेल ना खाती हो, तब आपका दिमाग चकरा जाएगा, नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हम इसको अब यहाँ ध्यान आया बता दें, क्योंकि एक बार ध्यान आया था बता दें लेकिन वो नहीं बता पाए थे। तो जिसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है उसका HCF क्या होता है, 1 होता है। समझ गए ना? तो बस ऐसे हल कर लीजिए। 12वां सवाल देखिए, यदि दो धनात्मक पूर्णांकों P और Q को P बराबर AB स्क्वायर और Q बराबर AQB के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां A और B अभाज्य संख्याएं हैं, तो LCM AB क्या है? तो AB का LCM निकालना होगा। तो AB का LCM, A यहाँ P दिया है, तो P बराबर AB स्क्वायर Q बराबर AQB, तो LCM AB। तो AB का LCM क्या होगा? तो A घाते 3, तो हम आपको पीछे भी बताए थे। तो LCM में बड़ी घात लेते हैं और HCF में छोटी घात। महत्तम समापवर्तक में छोटी घात, महत्तम माने बड़ा होता है तो छोटी घात लेंगे, और LCM मतलब लघुत्तम में लघु माने छोटा होता है तो बड़ी घात लेते हैं, उल्टा। बस इसे याद रखिएगा। तो इसका LCM लेना है तो AQ, तो AQ बड़ी घात है, फिर B स्क्वायर, इसका B स्क्वायर होगा बड़ी घात। दोनों में जो बड़ा रहेगा वही LCM होगा। बस यही है। तो इसमें देखिए कौन सही है, AQB स्क्वायर, तीसरा विकल्प सही है। तीसरा विकल्प सही है, ये वाला। तो समझ में आ गया होगा ना? तेरहवीं सवाल देखिए, एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। सदैव अपरिमेय संख्या, सदैव परिमेय संख्या, परिमेय या अपरिमेय संख्या 1। तो आपको मालूम होगा कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं अगर गुणा कर दिया जाए तो अपरिमेय ही होगा, तो सदैव अपरिमेय ही रहेगा। जैसे आपको दिया जाए 5 और करड़ी में 3, 5 और करड़ी में 3, 5 क्या है? परिमेय है, और करड़ी में 3 क्या है? अपरिमेय है। तो परिमेय और अपरिमेय का गुणा क्या हुआ? 5 करड़ी में 3, तो ये क्या हो गया? अपरिमेय है। तो 5 करड़ी में 3 अपरिमेय हो गया। तो परिमेय और अपरिमेय का गुणा सदैव क्या होगा? अपरिमेय होगा। ठीक है। उसके बाद 14वां है, 1 से 10 तक की संख्याओं दोनों सम्मिलित हैं में से सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या है। तो न्यूनतम संख्या मतलब LCM लेना है। तो 1 से 10 तक की सभी संख्याओं का LCM ले लीजिए, तो आ जाएगा क्या होगा हल। तो 1 से 10 तक की संख्याओं का LCM बराबर क्या होगा? इसको आपको निकालना होगा, निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि 1 बराबर 1 ही रहेगा, 2 बराबर 2, 2 बराबर क्या? 2 गुणे 1 कर सकते हैं, 3 बराबर 3 गुणे 1, 4 बराबर 2 गुणे 2, 5 बराबर 5 गुणे 1,
6 बराबर 2 गुणे 3, फिर 7 बराबर 1 गुणे 7, 8 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2, 9 बराबर 3 गुणे 3 और 10 बराबर 2 गुणे 5। तो इनमें से एलसीएम क्या होगा? अब देखिए सबको मिलाइए तो एक तो सब में रहेगा, एक से कोई मतलब है नहीं, लिख भी सकते हैं। एक हो गया, 2 यहाँ देखिए एक बार, इसमें 2 बार, इसमें 3 बार, तो हम ज़्यादा बार वाला लेंगे। फिर 3 इसमें 1 बार, 3 इसमें 2 बार, तो 3 हो गया। फिर उसके बाद 4, 4 से मतलब नहीं है, 5, 5 रहेगा। फिर 6, तो 6 में है नहीं, 7 रहेगा। फिर 8 में कुछ नहीं है, 9 में कुछ नहीं रहेगा, 2 और 5, 5 तो हो ही गया है। बस यही होगा गुणा, तो गुणा कर लीजिए। 2 दुनाई 4 दुनी 8, त्रिक 24, 3 72, तो 72 और ये क्या हो 5 सते 35, 35 और 72 का गुणा, 72 गुणे 35, 5 दूनी 10, 5 सते 35, 1 36, 3 दूनी 6, 3 सते 21, 0 6 6 12, 3 1 4 1 5 2, आया कितना 2520। इसका आंसर ई सही है। समझ में आ गया? देखिए 15वीं सवाल है, परिमेय संख्या 14,587 बटे 1250 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित किन दशमलव स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा? 1 2 3 4। तो देखिए कितने अंक बाद ये समाप्त होता है, इसको चेक करेंगे। तो 14,587 बटे 1250, तो इसको तो भाग की क्रिया करेंगे तो लंबा जाएगा, तो इसको ऐसे चेक कर लीजिए। पहले इसका खंड कर लेंगे, 14,587 बटे 1250 का खंड करेंगे। तो पहले 2 से काटिए, 2 छंग 12 कट गया, 2 दुनाई 4, 2 पंचे 10, 5 1 5 दूनी 10, 5 25, 5 दूनी 10, 5 25, 5 5 25, 5 1 5, 5 कितनी बार आया? 4 बार। तो आया यहाँ 2 गुणे 5 घाते 4, 2 गुणे 5 घाते 4, तो 2 की घात 1 है, 5 की घात 4 है। तो इसका मतलब ये शांत होगा, स्पष्ट है, शांत दशमलव में होगा। तो दशमलव के कितने अंक बाद खत्म होगा ये देखना है आपको। तो यहाँ आपको ये 10 के गुणांक में लाना है। 10 के गुणांक में लाने के लिए आपको 2 और 5 एक अलग कर लेंगे। 14,587 बटे, तो यहाँ 2 गुणे 5, यहाँ 4 है तो ये 5 अलग कर लेंगे, तो बचा कितना 5 घाते 3, 5 घाते 3, 3 1 4 हो जाएगा। अब 5 घाते 3 है, इसका मतलब ये 125 है। तो 5 दूनी 10 तो हो गया, लेकिन ये 125 है, तो 125 में अगर 8 का गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। 8 शून्य 8 पंचे 40, 8 दूनी 16, 4 20, 8 1 8 2 10, 1000। तो 8 आपको चाहिए यहाँ पर, 8 मतलब 2 घाते 3, तो 2 घाते 3 यहाँ बढ़ रहा है, तो 2 घाते 3 का ऊपर भी गुणा करना होगा। समझ गए ना? तो 2 घाते 3 यहाँ आ गया, तो अब इसको लिखेंगे 14,587 गुणे 2 घाते 3 बटे ये 5 दूनी 10 और ये हो गया कितना 1000। इसका जब गुणा करेंगे तो देख रहे हैं ना, इतना और इतना, तो 1000 हो गया, ये 10 हो गया। तो अब इसको लिखेंगे 14,587 गुणे 2 घाते 3 बटे, तो यहाँ हुआ 10 घाते कितना 4, 10 घाते 4 या 10,000 लिख सकते हैं, 4 0। तो दशमलव कितने अंक बाद लगेगा? यहाँ 4 अंक बाद, इसका मतलब 4 अंक बाद आएगा। तो यहाँ लिख दीजिए, इसलिए दशमलव के बाद 4 अंक होंगे। समझ गए? तो या तो आप इसको हल भी कर सकते हैं तो आ जाएगा पूरा समझ में आया, तो हल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो गुणा कर लो चाहे तो, 14,587 गुणे 8 बटे 10,000।
तो 8 सते 56, 8 ठाई 64 और 5 69, 8 पंचे 40, 6 46, 8 चौक 32, 4 36, 8 के 8, 3 11 बटे 10,000। तो अब दशमलव देख रहे हैं ना, यहाँ है, यहाँ से 4 अंक खिसकेगा तो यहाँ आ जाएगा, तो बराबर हो जाएगा 11.6696, ये 4 अंक आ गया। तो आज की ये सवालें सब खत्म हो गई इस प्रश्नावली की। तो आपको ज़्यादातर सवालें हमें लगता है कि समझ में आ गई होंगी, और जो न समझ में आई हो तो उसको एक बार ज़रूर दोहरा लेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये प्रश्नावली 1 अभ्यास पूरा ख़त्म हो गया है। अब अगला अभ्यास शुरू करेंगे अगले दिन। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।